हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट तीसरा देखेंगे। सॉरी। कुवांशी नामक गांव किस राज्य में है जहां से पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? कहाँ है? गुजरात में। इसका व्याख्या देखिए। प्राचीनता में ऐतिहासिकता की दृष्टि से गुजरात भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगी है। गुजरात का क्षेत्रफल 1,96,224 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ मिले पुरातात्विक अवशेषों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस राज्य में मानव सभ्यता का विकास 5,000 वर्ष पहले हो चुका था। कहा जाता है कि 2500 वर्ष पहले पंजाब से हड़प्पा वासियों ने कच्छ का रण पार कर नर्मदा की उपत्यका में मौजूदा गुजरात की नींव डाली थी। गुजरात ईसा पूर्व 3री शताब्दी में मौर्य साम्राज्य में शामिल था। कुवांशी नाम का गांव जो गुजरात के मोरबी शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यहाँ से 4,000 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। प्रश्न नंबर 22। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। इसका विस्तृत देखें। मौर्य साम्राज्य अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी उसके अभिलेखों से मिलता है। यह माना जाता है कि अशोक के अभिलेखों की प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस से मिली थी। अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये ब्राह्मी, खरोष्टी और आर्मेई ग्रीक लिपियों में लिखे गए हैं। सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखित संदेश को सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम के सहकर्मी जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। मौर्य काल की शिलाओं तथा स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों के अनुशीलन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अशोक का धम्म व्यवहारिक, फल मूलक अर्थात फल को दृष्टि में रखने वाला और अत्यधिक मानवीय था। प्रश्न नंबर 23। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के गोंडा बहराइच जिलों की सीमा पर श्रावस्ती बौद्ध तीर्थ स्थान है। गोंडा बलरामपुर के 12 मील पश्चिम में आधुनिक सहेत महत गांव ही श्रावस्ती है। पहले यह कौशल देश की दूसरी राजधानी थी। भगवान राम के पुत्र लव ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। श्रावस्ती बौद्ध और जैन दोनों का तीर्थ स्थल है। तथागत श्रावस्ती में रहे थे। तथागत मतलब भगवान बुद्ध के बारे में कहा जा रहा है। भगवान बुद्ध तथागत श्रावस्ती में रहे थे। यहाँ के श्रेष्ठी अनाथ पिंडिक ने भगवान बुद्ध के लिए जेतवन विहार बनवाया था। आजकल यहाँ बौद्ध धर्मशाला, मठ और मंदिर है। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है? पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था? किसने किया था? जयचंद ने। व्याख्या देखिए। कन्नौज का राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान की वृद्धि के कारण इससे ईर्ष्या करने लगा था। वह उसका विद्वेषी हो गया था। उन युद्धों से पहले पृथ्वीराज कई हिंदू राजाओं से लड़ाइयाँ कर चुका था। चंदेल राजाओं को पराजित करने में उसे अपने कई विख्यात सेना नायकों और वीरों को खोना पड़ा था। जयचंद के साथ होने वाले संघर्ष में भी उसे बहुत से वीरों की हानि हुई थी। 25 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्राएं उत्खनन हुई थीं? तो कौन सा है? लोथल है। लोथल क्या है? लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे। पूछ दे लोथल कहाँ है? गुजरात में। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। सरगवाला नामक ग्राम के समीप स्थित है। यहाँ की खुदाई 1954 से 55 ईस्वी में रंगनाथ राव ने की थी। इसकी खुदाई कब हुई थी? किसने की थी? रंगनाथ राव ने। कब हुई थी? 1954-55 में। किस नदी किनारे है? भोगवा नदी किनारे। कहाँ है? गुजरात में है।
के नेतृत्व में की गई थी। लोथल के से समकालीन सभ्यता के 5 स्तर पाए गए हैं। इसके उत्तर में 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार निर्मित था, जिससे होकर जहाज आते जाते थे, और दक्षिण दीवार के अतिरिक्त जल के लिए निकास द्वार था। लोथल में गढ़ी और नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। यहाँ से अन्य अवशेषों में चावल, फारस की मोहरों एवं घोड़ों की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है? अशोक के शिलालेखों में सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? कौन सा है? रुमिंदे। सम्राट अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी उसके अभिलेखों से मिलती है। यह माना जाता है कि अशोक को अभिलेखों की प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस से मिली थी। अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमेइक, ग्रीक लिपियों में लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेखों और स्तंभ लेखों को 2 उपश्रेणियों में रखा जाता है। 14 शिलालेख सिलेवार हैं, जिसको चतुर्दश शिलालेख कहा जाता है। ये शिलालेख हैं शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनार कहाँ है? गुजरात में, सोपारा, धौली और जौगढ़ में मिले हैं। कुछ फुटकर शिलालेख असंबद्ध रूप से हैं, जो संक्षिप्त हैं, शायद इसलिए इन्हें लघु शिलालेख कहा जाता है। प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है? गुप्त काल में निर्मित भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा कहाँ प्राप्त हुई है? कहाँ हुई है? सुल्तानगंज में। सुल्तानगंज कहाँ है? बिहार के भागलपुर जिले में स्थित सुल्तानगंज से एक विशाल गुप्त काल की बौद्ध प्रतिमा मिली है, जो कांस्य से निर्मित है। वर्तमान में यह प्रतिमा बर्किंघम, इंग्लैंड के संग्रहालय में सुरक्षित है। महात्मा बुद्ध की यह प्रतिमा 2 टन से भी अधिक भारी तथा 2 मीटर ऊंची है। 28 क्या कह रहा है? गुप्तोत्तर काल के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? असत्य पहचानना है। गुप्तोत्तर काल में गांव भी अपनी मुद्रा जारी करने लगे थे, ये तो सत्य है। ग्रामीण समुदायों में भूमि संबंधी अधिकारों का ह्रास हुआ, ये भी सही है। एक नए भूमिधर वर्ग का उदय हुआ एवं व्यापार का पतन हुआ, ये गलत है। राष्ट्रकूटों ने सैनिकों को भूमि अनुदान नहीं दिया। तो क्या पूछा है? कौन असत्य है? तीसरा वाला ही असत्य है। दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत चालुक्यों ने पल्लवों के इतिहास का अध्ययन 550 ईस्वी के मध्य अरबों का सिंध पर आक्रमण एवं उसके भारतीय इतिहास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, राजपूतों की उत्पत्ति के अंतर्गत हर्ष के बाद की सभी शक्तियों का अध्ययन, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन था? प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट की भूमिका थी। 29 क्या कह रहा? गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी भारतीय इतिहास के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजाओं में से एक था। वह गुप्त शासक घटोत्कच का पुत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम किसका पुत्र था? घटोत्कच का। चंद्रगुप्त ने एक गुप्त संवत 319 से 20 चलाया। कदाचित इसी तिथि को चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। चंद्रगुप्त ने, जिसका शासन पहले मगध के कुछ भागों तक सीमित था, अपने राज्य का विस्तार इलाहाबाद तक किया। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करके इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी किसने बनाया था? पूछते तो चंद्रगुप्त प्रथम ने बनाया था। प्रश्न नंबर 30, गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। प्राचीन काल के ज्योतिर्विदों में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट द्वितीय, भास्कराचार्य, कमलाकर जैसे प्रसिद्ध विद्वानों का इस क्षेत्र में अमूल्य योगदान है। इन सभी में आर्यभट्ट सर्वाधिक विख्यात हैं। ये गुप्त काल के प्रमुख ज्योतिर्विद थे। आर्यभट्ट का जन्म ईस्वी संवत 476 में कुसुमपुर, जो आज के कहाँ है? पटना में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा। उनके इस ग्रंथ को चारों ओर से स्वीकृति मिली, जिससे प्रभावित होकर राजा ब्रह्मगुप्त ने आर्यभट्ट को नालंदा विश्वविद्यालय का
प्रमुख बना दिया।